नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक आपका इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। हमारी इस पॉलिटी के सीरीज में आज हम लेकर आए हैं नया चैप्टर, आपका जो है संसदीय समितियां। ठीक है, ये जो डिस्कशन होगा क्विक रिवीजन प्लस विश्लेषण के तौर पर होगा। संसदीय समितियां, संसदीय समिति क्या होती है दोस्तों? संसद में काम करने के लिए बहुत सी समितियों का गठन किया जाता है और संसद काम को बांट बांट कर, इन समितियों के माध्यम से बांट बांट कर काम को करवाती है। ठीक है, तो संसद में कौन कौन सी समिति काम करती है, संसद में वो समिति किस टाइप से काम करती है, उस सब पे आज क्या होना है, डिस्कशन होना है। ये समितियों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं और काफी अच्छा टॉपिक है ये। आपको ये समझ में आएगा कि संसद में काम कैसे होता है, कौन सी समिति क्या काम करती है। आप खुद अपनी जी घर में देखे होंगे, कोई आयोजन होता है तो हम काम बांट देते हैं, आप ये काम करिए, आप वो काम करिए। उसी तरह संसद में समितियां बनी होती है और उन समितियों को काम बांट के संसद अपना काम निपटाती है। ठीक है, तो संसद में कौन कौन सी समितियां बनती है और क्या क्या काम करती है, वो कैसे बनती है, कैसे काम करती है, इस बारे में आज डिस्कशन करना है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसदीय समितियां। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें यह बोला है कि संसद अपने काम पर कैसे नियंत्रण रखे रहती है। ठीक है, तो संसद अपने काम पर कैसे नियंत्रण करती है? संसद अपने काम पर नियंत्रण करती है संसदीय समितियों के द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय समितियों के द्वारा संसद अपने काम पर नियंत्रण करती है। अब मान लो लोक लेखा समिति है, उसका क्या काम है? उसका कैग की रिपोर्ट पर बहस करना है। प्राक्कलन समिति है, उसका क्या काम है? उसका काम है आकलन करना और खर्चों को कम करना, कैसे अच्छे से सरकार चलाया जाए, इस पर डिस्कस करना। सार्वजनिक उपक्रम समिति है, उसका क्या काम है? उसका काम है कि जो सरकार की फैक्ट्रियां हैं उसके लेखों की जांच करना, उसके काम की जांच करना। तो इस हिसाब से काम को बांट बांट कर संसद क्या करती है? अपने पूरे प्रशासन पर नियंत्रण करती है। ठीक है, किसी एक काम को, एक आयोजन में काम को आप क्या करते हो? बांट देते हो और उसके बाद उसका मॉनिटर करते हो, उस पर नियंत्रण करते हो। तो ठीक उसी प्रकार संसद भी अपने प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण कैसे करती है? समितियों के माध्यम से, समितियों के काम के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। संसद में कौन सी समिति सबसे बड़ी है? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य। सरकारी उपक्रम समिति में इसमें भी 22 सदस्य। और याचिका समिति में, है ना, अगर याचिका समिति लोकसभा में बनती है ना, याचिका समिति लोकसभा में बनती है तो इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में बनती है तो इसमें 10 सदस्य होते हैं। अब आप ही बताइए कौन सी समिति में सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं? कौन सी समिति में सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं? किसमें? प्राक्कलन समिति में। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं दोस्तों। और सभी कहां से होते हैं? सभी होते हैं लोकसभा से। सभी कहां से होते हैं? लोकसभा से। ठीक है, समितियों के सदस्यों के बारे में भी पूछता है दोस्तों, तो हम इस पे देख लेते हैं कि समितियों के सदस्यों के बारे में कैसे होता है। जैसे आपका है लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति।
ठीक है, कौन सी समिति? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। ठीक, लेखा समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। लोकसभा से कितने? लोकसभा से होते हैं आपके कितने? 15। और राज्यसभा से कितने होते हैं? राज्यसभा से होते हैं 7। ये लोक लेखा समिति हो गया। अब होगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति है ना, ये समिति कैसे बनती है? ठीक है, इसमें होते हैं 30 सदस्य। कितने होते हैं? 30 सदस्य। और सभी कहां से होते हैं? सभी लोकसभा से होते हैं। सभी सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा जो समिति आएगा, उसके बाद आपका जो तीसरा समिति आएगा वो है कौन सा? सरकारी उपक्रम समिति। कैसे? सरकारी उपक्रम समिति या लोक उपक्रम समिति है ना, सरकारी या लोक उपक्रम समिति, उपक्रम समिति। ठीक है, इसमें भी कितने सदस्य होते हैं? इसमें भी 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 22 सदस्य, जिसमें कितने? 15 कहां से आएंगे? लोकसभा से। सेम किसके जैसे? आपके लोक लेखा समिति जैसे। और 7 कहां से आएंगे? राज्यसभा से। ठीक है, तो ये हो गया है ना। उसके बाद एक होता है क्या? याचिका समिति। एक होता है क्या? याचिका समिति है ना, जिसमें याचिकाएं लगाई जाती है। याचिका, याचिका समिति। ठीक है, अगर याचिका समिति लोकसभा में है, लोकसभा में, तो इसमें कितने सदस्य होंगे? लोकसभा में रहेंगे तो 15 सदस्य रहेंगे। ठीक है, और अगर राज्यसभा में याचिका समिति बनती है, राज्यसभा में, तो कितने लोग रहेंगे? 10 लोग रहेंगे। लोकसभा में 15 लोग रहेंगे और राज्यसभा में 10 लोग रहेंगे। याचिका समिति अलग अलग जगह बनती है। अगर लोकसभा में बनी है तो पूरे लोकसभा के 15 लोग रहेंगे, राज्यसभा में बनी है तो राज्यसभा के 10 लोग रहेंगे। तो इस हिसाब से आपकी समितियों का सदस्य संख्या अपन ने देख लिया है ना। तो सबसे बड़ी समिति कौन सी है दोस्तों? प्राक्कलन समिति। और इसमें 30 लोग, 30 लोग पूरे के पूरे कहां के रहेंगे? लोकसभा के। उसके बाद लोक लेखा समिति में कितने रहेंगे? 22 लोग, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। सरकारी उपक्रम समिति में कितने रहेंगे? 22। ठीक है, ये कहां से? 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। अगर याचिका समिति बनी है, लोकसभा में बनी है, तो लोकसभा में 15 सदस्य बनती है और राज्यसभा में 10 सदस्य बनती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों कितना? 1 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है ना। ठीक है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। ठीक है, वैसे ही लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति का भी कार्यकाल कितने का वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 1 वर्ष का होता है। ठीक, सरकारी उपक्रम समिति का भी कार्यकाल कितना होता है? सरकारी उपक्रम समिति का भी कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो तीनों समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति, ये तीनों का कार्यकाल होगा 1-1 वर्ष का। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग व्यापार के कुछ समिति नहीं। लोक लेखा समिति में कौन रहता है? लोकसभा के 15 सदस्य, लोकसभा के 15 सदस्य रहते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्य रहते हैं? 7 रहते हैं। ठीक है, तो यहां पहला कथन तो सही है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा नियुक्त, लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति का अध्यक्ष को नियुक्त करता है। जो भी आदमी लोकसभा अध्यक्ष रहेगा वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्ति करता है। ठीक है, अब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन रहता है? प्रायः विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाते हैं। किसको बनाते हैं?
विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाते हैं। देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति है ना, लोक लेखा समिति ये क्या करती है, ये सरकारी धन पर नियंत्रण रखती है। ये क्या करती है, लोक लेखा समिति का काम क्या है दोस्तों, सरकारी धन पर, सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना। क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। कैग के बारे में पढ़ चुके अपन। कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखवाता है, लोकसभा के सदन में रखवाता है। कहां रखवाता है, लोकसभा के सदन में रखवाता है। अब उस रिपोर्ट पर प्रश्न उत्तर और बहस कौन करता है, लोक लेखा समिति करती है। हायरार्की समझिए, कैग क्या करेगा, जांच करेगा, ऑडिट करेगा, ठीक है, सरकारी पैसे का ऑडिट करेगा कैग। 148 अनुच्छेद आपको याद होगा। तो कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति वो रिपोर्ट कहां रखाएगा, लोकसभा में। और लोकसभा में जो समिति है, लोक लेखा समिति, वो उस रिपोर्ट पर क्या करेगी, सरकार से सवाल जवाब करेगी। क्या करेगी, सरकार से सवाल जवाब करेगी। और अगर सरकार सवालों का जवाब नहीं दे पाती तो वैसे ही लोक लेखा समिति क्या करती है, भ्रष्टाचार उजागर करती है। क्या करती है, भ्रष्टाचार उजागर करती है। वो ये पूछती है कि सरकारी पैसा सही जगह खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको पता है कि क्या होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, विपक्ष का नेता। क्योंकि पक्ष के किसी आदमी को रखोगे तो वो तो सवाल करेगा ही नहीं अपनी सरकार से, है ना। तो विपक्ष के आदमी को क्या बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका कार्यकाल कैसे होता है, इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। और इसके सदस्य लोकसभा में कैसे चुने जाते हैं दोस्तों, इसके सदस्य लोकसभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली से चुने जाते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति के सदस्य जो 15 सदस्य है जो लोकसभा में है, वो कैसे चुने जाते हैं, तो वो चुने जाते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली से। जो राष्ट्रपति के चुनाव का नाम है उसी टाइप से वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। और किसको नियुक्त करेगा, प्राय विपक्ष के आदमी को। सरकार का कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं रहता ना, ये नोट डाउन कर लीजिए। सरकार का कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, और इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है अधिकतर। ठीक है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लोग रहते हैं और कोई नहीं रहता। तो यह क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी समीक्षा करती है जी, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी समीक्षा करती है। आपको पता है कि किसकी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर सवाल कौन पूछता है, लोक लेखा समिति पूछती है। आपको पता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपता है किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति वो रिपोर्ट कहां रखवाएगा, लोकसभा में। और लोकसभा में उस रिपोर्ट पर सवाल जवाब बहस समीक्षा कौन करेगा, लोक लेखा समिति करेगी। और क्यों करेगी, वो सवाल पूछ के पता लगाती है कि सरकार सही जगह पैसा खर्चा कर रही है नहीं, है ना। तो लोक लेखा समिति का काम है क्या, कि सरकारी पैसे पर नियंत्रण रखना, सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना, ये लोक लेखा समिति का काम है। प्राक्कलन समिति जिसमें पूरे 30 सदस्य, दूसरी समिति होती है प्राक्कलन समिति, उसमें पूरे 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। इस समिति का नाम है आकलन लगाना। इस समिति का काम है आकलन लगाना। वो आकलन लगाती कि कैसे कम से कम पैसा खर्चा हो, कैसे सरकार अच्छे से चले। ठीक है, तीसरी होती है सरकारी उपक्रम समिति। यह समिति का काम होता है जो सरकार की फैक्ट्रियां हैं, सरकारी यूनिट्स है, उनके कार्य को देखना, उनके लेखों, उनके अकाउंट को चेक करना कि कोई भ्रष्टाचार वहां तो नहीं हो रहा है। सरकारी उपक्रम मतलब सरकारी उद्योगों की समिति। ठीक है, तो ये 3 समिति, तीनों का काम होता है। तो लोक लेखा समिति का काम क्या है जी, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट पर समीक्षा करना। ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है,
कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। और प्रायः किसको करता है? विपक्ष के आदमी को। किसको? विपक्ष के सदस्य को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। विपक्ष का ही आदमी इसका अध्यक्ष बनता है। तो अधिकतर विपक्ष के नेता, सदन में जो विपक्ष का नेता होता है ना, पक्ष का नेता कौन सा होता है? पक्ष का नेता होता है प्रधानमंत्री। विपक्ष का जो नेता होता है, अपोजिट पार्टी का जो नेता होता है, उसी को लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष क्या मनोनीत करता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मनोनीत करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? बताइए, है ना। किस समिति में? लोक लेखा समिति में राज्यसभा से 7, लोकसभा से 15, सार्वजनिक उपक्रम समिति में राज्यसभा से 7, लोकसभा से 15, आकलन समिति में पूरे 30 सदस्य कहां से होंगे? लोकसभा से। कहां से होंगे? लोकसभा से पूरे 30 सदस्य। आकलन समिति, इसी को बोलते हैं प्राकलन समिति। आकलन समिति या प्राकलन समिति में पूरे 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। और यह सबसे बड़ी समिति है। क्या है? सबसे बड़ी समिति। इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का होता है। इसके भी अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है? वित्तीय समिति जो पैसे से संबंधित है, बताइए जी। वित्तीय समिति जो पैसे से संबंधित है। बताइए। देखिए पहला जो है आपका कौन सा है? ये है कौन सा? लोक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति मतलब लोक लेखा समिति। सार्वजनिक मतलब लोगों के लिए, तो लोक लेखा समिति। ठीक है, ये पैसे से संबंधित है। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक धन पर किसका नियंत्रण करती है? संसद का नियंत्रण करती है लोक लेखा समिति। प्राकलन समिति ये भी क्या करती है? व्यय का अनुमान लगाती है और कितना कम खर्चा हो सके इसके लिए सुझाव देती है। ठीक है, मितव्ययिता के लिए बनाई जाती है। मितव्ययिता कम खर्चे के लिए बनाई जाती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में सार्वजनिक कंपनी के लेखों की जांच होती है, कार्यप्रणाली की जांच होती है। तो तीनों क्या कर रहे हैं? पैसे से संबंधित समिति है। लोक लेखा समिति डायरेक्ट खर्चों पर बहस करती है, सरकार ने जो खर्चा किया है। प्राकलन समिति ये बोलती है कि कम से कम खर्चा करो, वो ये चीज पर देखती है कि कितना कम पैसा खर्चा हो सके। सार्वजनिक उपक्रम समिति सरकार की जो फैक्ट्रियां हैं जैसे सेल, भेल, गेल, एलओसी है ना, आईओसीएल, ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनके पूरे लेखाओं की जांच करती, पैसों की। तो ये तीनों किससे संबंधित है? तीनों वित्तीय समितियां हैं, पैसे से संबंधित समितियां हैं। ये देखती है कि कैसे पैसा बचाया जाए, कैसे पैसे को कम खर्चा किया जाए, कैसे खर्चा कम किया जाए। ठीक है, तो ये आपका तीनों वित्तीय समिति है जी। ठीक है, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। चलिए यहां तक हो गया, यहां तक समझ में आ गया। ये हमारा हो गया क्या? संसद की समितियां। ये हमारा क्या हो गया? संसद की समितियां। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। क्या है हमारा अगला टॉपिक? ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। आपको पता है भारत में न्याय की जो सबसे बड़ी संस्था है वो है सर्वोच्च न्यायालय। हमारे यहाँ एकल न्याय व्यवस्था है। ठीक है, न्याय का पूरा काम न्यायपालिका करती है ना। और उसमें जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। उसके नीचे आते हैं पूरे उच्च न्यायालय,
और उच्च न्यायालय के और नीचे आते हैं पूरे क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। ठीक है, तो न्याय की सबसे बड़ी जो यूनिट है वो कौन सी है, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है, सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 124। 123 में अध्यादेश है, 124 से क्या चालू है, 124 से चालू है सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में आपका संविधान का रक्षक कहा जाता है, किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान को जब डिस्क्राइब करना रहेगा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान अगर टूट रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसको कौन बचाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है दोस्तों। वर्तमान में तो आप देख ही रहे हो, हमारे जो कौन है, DY चंद्रचूड़ जी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अभी वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने चुनाव बाउंड और इलेक्शन ये सब में काफी अच्छा डिसीजन दिया है। तो जहां भी संविधान को खतरा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसको बचाएगा कौन, संविधान को सर्वोच्च न्यायालय ही बचाएगा। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिभावक और रक्षक कहा जाता है। ठीक है, पूरे देश में कानून व्यवस्था में नियमितता बरतने वाला कौन सा यूनिट है, सर्वोच्च न्यायालय है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नाम ही है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ जी भारत में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन भारत में जो हुआ है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ है, क्या, उद्घाटन। लेकिन स्थापना कब हुई है, स्थापना अगर पूछेगा तो स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950। जिस दिन संविधान लागू हुआ है उसी दिन से आपका क्या किसकी स्थापना हुई है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 और उद्घाटन हुआ है, काम चालू हुआ है 28 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा या भारतीय संविधान के द्वारा। हमारे यहां जिस दिन संविधान लागू हुआ है उसी दिन से क्या हुई है, स्थापना हुई है। ठीक है, उसी दिन से स्थापना हुई है भारत के संविधान द्वारा। भारत के संविधान द्वारा कब, 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना की गई है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ है, 28 जनवरी 1950 को। और ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी की गई थी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है वो संविधान के द्वारा हुई है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की किसमें है शक्ति। देखिए भाई, हमारे यहाँ कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है, संसद है। कानून के संबंध में पूरा काम कौन करती है, संसद करती है। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन्हीं लोग तीनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं। तो सभी के लिए कानून कौन बनाता है, हमारे यहाँ संसद बनता है, संसद बनाता है। अब मान लो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है। ठीक है, अभी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है ना। ठीक है, तो 2019 में हम लोग न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए हैं। 2019 में हम लोग न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाए हैं, कितने प्रतिशत, 10% संख्या बढ़ाए हैं। तो पहले न्यायाधीशों की संख्या 30 थी, उसका 10%, 3, मतलब अब न्यायाधीशों की संख्या है 33। और मुख्य न्यायाधीश को भी मिला देंगे, मुख्य न्यायाधीश को भी मिला देंगे तो 34 हो जाएंगे, है ना। और ये संख्या किसके द्वारा बढ़ी है, संसद के द्वारा बढ़ी है। संसद समय समय पर मामलों को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है। किसके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है। दोस्तों, जब सर्वोच्च न्यायालय बना था ना 1950 में, तो कुल 8 जज हुआ करते थे। कितने, 8, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 क्या, अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश। अब बढ़ते 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 2008 में, कब, 2008 में
है ना। जब बना था 1950 में तब कुल संख्या थी 8 और 2008 में इसकी संख्या की गई कितनी, 30। अब 2019 में इसकी संख्या की गई कितनी, 34। ठीक है, 34 है ना। तो समय समय पर इसकी संख्या बढ़ाई जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, संसद को। और सर्वोच्च न्यायालय में कितने हैं, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एक है और अन्य न्यायाधीश कितने हैं, अन्य न्यायाधीश है 33। तो सर्वोच्च न्यायालय में अभी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, टोटल 34। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है जी, 34। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, संसद को है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है ना। तो ये जब क्वेश्चन पूछा था तो उस समय आंसर होता था 31, है ना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और 30 अन्य। ठीक है, पर वर्तमान में 2019 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो कुल मिला के अभी वर्तमान में कब, 2024 में कितनी संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की, 34 संख्या है। तो यहां क्या हो जाएगा, 34। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए, यह पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। चलो दोस्तों योग्यता देख लेते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता देख लेते हैं। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के, है ना, न्यायाधीश की योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला है क्या दोस्तों, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, क्या हो, नागरिक। दूसरा क्या है बताइए, दूसरी योग्यता क्या है बताइए। ठीक है, दूसरा क्या है, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय, कहां, उच्च न्यायालय में लगातार 5 साल तक, 5 साल तक क्या हो, न्यायाधीश रहा हो, क्या हो, न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, ये दूसरी योग्यता। तीसरी योग्यता देखिए दोस्तों। ठीक है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में लगातार कितना, 10 साल, क्या, लगातार 10 साल क्या रहा हो, वकील रहा हो, वकालत किया हो, वकील रहा हो। और चौथा क्या होगा, राष्ट्रपति की नजर में, किसकी नजर में, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, क्या हो, राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो।
पारंगत विधि वेत्ता, मतलब विधि का जानकार हो, पारंगत विधि वेत्ता हो। ये दोस्तों योग्यता है किसकी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता है, मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता है। मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है? जो सभी न्यायाधीशों में, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों में जो सबसे सीनियर होगा उसको मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए यह योग्यता है, पहला क्या हो? भारत का नागरिक हो, नॉर्मल सी बात है। दूसरा, एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में ट्रांसफर होते रहता है। एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 साल क्या हो? जज रहा हो। एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 साल जज रहा हो। उसके बाद एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में क्या हो? लगातार 10 साल वकील रहा हो, वकालत किया हो, है ना। एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल वकालत किया हो, या फिर राष्ट्रपति को लगे कि यह आदमी बहुत अच्छा कानून जानता है, इतना अच्छा कानून जानता है कि यह कानून का अच्छे से डील कर सकता है। इसी को बोलते हैं पारंगत विधि वेत्ता। क्या बोलते हैं? पारंगत विधि वेत्ता। अगर ये चारों में से भारत का तो नागरिक हो, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी उसमें क्वालिटी होगी तो राष्ट्रपति उसको क्या नियुक्त कर देगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? ये क्वालिटी अगर उसमें होगी तो उसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद अगर वो 5 साल लगातार जज रहे कहीं भी, कहां? कोई भी उच्च न्यायालय में जज रह चुका है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। या 10 साल, 5 साल जज और 10 साल वकालत किया होगा, कहां? उच्च न्यायालय में। कोई भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल वकालत किया होगा तो भी जज बना देंगे। या फिर उसको कानून का बहुत ज्यादा ज्ञान है तो भी उसको सर्वोच्च न्यायालय का जज बना देंगे। अभी बने भी थे, को कहीं कहीं के हाई कोर्ट के वकीलों को सर्वोच्च न्यायालय का जज बनाया भी गया था। तो ये सब क्या है? ये है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। अब अभी आप पढ़े थे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत करनी है, एडवोकेट होना है? तो भैया अभी पढ़े ना, 10 साल वकालत करनी होगी लगातार, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 साल क्या किया हो? वकालत किया हो। ऑप्शन होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी पढ़े ना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, पर न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम है, एक संस्था है जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। उनके साथ राष्ट्रपति क्या करता है? डिस्कशन करता है, फिर किसी अगले व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अकेले बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कॉलेजियम सिस्टम है, एक संस्था है कॉलेजियम, है ना, जिसको कॉलेजियम बोलते हैं। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो है वो तो रहेगा उस संस्था का मेंबर, और 4 अन्य न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के। और उनके साथ राष्ट्रपति डिस्कशन करेगा, उनसे बातचीत करेगा, फिर किसी आदमी को वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करेगा। तो कॉलेजियम सिस्टम तो है ही है, लेकिन नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किससे? कॉलेजियम सिस्टम से डिस्कशन करके। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा कॉलेजियम सिस्टम में डिस्कशन करके। और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे करेगा? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जो आदमी सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो आदमी सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा, उसी को क्या नियुक्त करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? सर्वोच्च न्यायालय के जितने जज हैं उसमें जो वरिष्ठ आदमी होगा उसको मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। अब मान लो और किसी को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करना है, न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश में नियुक्त करना है, तो वहां एक कॉलेजियम सिस्टम होता है जिसमें
मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। वो राष्ट्रपति के साथ सलाह मशवरा करके बताते हैं कि इस आदमी को न्यायाधीश बनाया जा सकता है, तब वो आदमी को राष्ट्रपति क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद किसको त्याग करता है जी, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? देखिए, नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, है ना। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तो वो अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को नहीं देंगे। मुख्य न्यायाधीश मत लगा देना। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, वो अपना पद वो अपने पद का त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार पद से हटाया जाता है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, बताइए। देखिए, कहानी समझिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश मतलब बहुत बड़ा आदमी है वो। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश मतलब बहुत बड़ा आदमी है। और उच्चतम न्यायालय का वकील बोले तो वो भी बहुत बड़ा आदमी है ना। सुप्रीम कोर्ट के वकील मतलब बहुत दिग्गज दिग्गज लोग रहते हैं, किसी से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कानून क्या है, अधिकार क्या है, कानून से खेलते हैं वो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी बहुत पावर होता है ना। वो बड़े बड़े मैटर पे ऐसे केस लड़ते हैं कि पूछो मत। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी संस्था है, वकीलों से जजों से कोई नहीं टकराता है। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, पूरा कानून उनकी उंगलियों में घूम रहा है, इतने पढ़े लिखे हैं उन लोग। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के जज लोग को हटा देंगे, इसके लिए भी बहुत कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, आपको पता है कि भारत में सबसे पावरफुल आदमी जो अपन बोलते हैं, सबसे पहला आदमी कौन है, वो है राष्ट्रपति, है ना। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सा अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लगाते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के अनुसार क्या लगाते हैं, महाभियोग, है ना। महाभियोग की प्रक्रिया आपको पता है। ठीक है, महाभियोग पहले एक सदन में लाया जाएगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा, फिर 2/3 बहुमत से पारित होगा, तो क्या होता है, राष्ट्रपति हटता है। सेम टू सेम यही प्रक्रिया, सेम टू सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाती है किसको, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए। पर इसको महाभियोग इसलिए नहीं बोला जाता कि महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। महाभियोग शब्द किसके लिए यूज होता है, केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, बाकी किसी के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इस प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया ना बोल के हटाने की प्रक्रिया या फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया, क्या, महाभियोग जैसी प्रक्रिया ये करते हैं। अब मान लो अपने को किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है, तो संसद के एक सदन में प्रस्ताव लाएंगे, वहां बहस होगा। ठीक है, और न्यायाधीश को बोलने का भैया हक दिया जाएगा, वहां बहस होगा। और किस आधार पर हटाते हैं, संविधान का अतिक्रमण या कदाचार। अगर वो संविधान को खराब कर रहा है, कौन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश संविधान को खराब कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है अपने पद पर रहते हुए, कदाचार, गलत काम करना, यही 2 कारण से हटाते हैं। एक तो संविधान का अतिक्रमण और दूसरा
सिद्ध कदाचार कि वो गलत काम किया है, तो उसको हटाने का प्रस्ताव कहां लाएंगे अपन? संसद के एक सदन में लाएंगे, लोकसभा में या राज्यसभा में। वो सदन क्या करेगा? उसको उपस्थित, है ना, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों के 2/3 बहुमत से, सेम राष्ट्रपति जैसे कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान देने वालों का भी 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर इतने बहुमत से वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो प्रस्ताव कहां जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन जांच करेगा, वहां भी देखेगा, फिर वहां भी कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत से वो भी प्रोसेस को पास कर दिया, तो दोनों सदन में पास हो गया, लोकसभा और राज्यसभा में। फिर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब इसमें अपनी सहमति दे देगा, उसी समय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद से हट जाएगा। सेम यही प्रक्रिया होती है महाभियोग की, पर इस प्रक्रिया को महाभियोग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि महाभियोग नाम सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होगा, इसको बोलेंगे महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई। 2/3 बहुमत से पहले सदन में, फिर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से, फिर उसके बाद राष्ट्रपति बोलेगा हां हटा दो, तब हटाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर दोनों सदन भाई क्या किए? अपने दोनों सदन पास किए, उस प्रस्ताव को पास किया और राष्ट्रपति के पास भेजे, और राष्ट्रपति बोला हां हटा दो, तब क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, कैसे? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। कैसे हटाए जाते हैं बताइए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान बनने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। देखिए अभी पूरा सीबीआई जांच ये तो नहीं है, मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, किसके? संसद है ये। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने से, है ना, महाभियोग केवल किसके लिए यूज होता है? राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। अभी बताया ना पूरी प्रक्रिया 2/3 वाला, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु क्या है जी? रिटायरमेंट की आयु है क्या? 65 वर्ष। रिटायरमेंट की आयु है क्या? 65 वर्ष। कोई भी आदमी 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह सकता है। ठीक है, 65 वर्ष कहां के लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और 62 वर्ष कहां के लिए है? हाई कोर्ट के लिए। इसीलिए हाई कोर्ट के जज रिटायर होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने चल जाते हैं। हाई कोर्ट में 62 साल में रिटायर हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 65 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है। जाहिर सी बात है, आपके संसद सदस्य, न्यायाधीश, कैग, सबका वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद द्वारा। संसद उनका वेतन निर्धारित करती है, हाँ भाई इनको इतना मिलना चाहिए। प्रस्ताव लाते हैं, वेतन वृद्धि का प्रस्ताव लाते हैं कि हाँ, जैसे अभी पहले आपका राष्ट्रपति का वेतन कितना होता था? 1 लाख, हाँ बढ़ा है, अभी 5 लाख हो गया है। उससे पहले काफी कम था, है ना। जैसे 1,10,000 रुपए मेरे ख्याल से उपराष्ट्रपति का रहा होगा, राष्ट्रपति का 1.5 लाख रुपए था, जो भी है। ठीक है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है और उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। तो भैया सीधा सीधा इतना वेतन बढ़ गया। ये वेतन कौन बढ़ाया? ये बढ़ाया है संसद। संसद क्या लगती है? एक प्रस्ताव लाती है वेतन वृद्धि का, और वेतन बढ़ रहा है, इसीलिए पूरी दोनों पार्टी एकदम ध्वनि मत से ताली बजा के प्रस्ताव को पास कर देते। भाई वेतन बढ़ रहा है, फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो वेतन कौन बढ़ाता है? वेतन बढ़ाता है संसद। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर बड़े बड़े संचित निधि पे भारित जिनका वेतन है, जिनको संचित निधि से वेतन मिलता है, कौन? आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, है ना, निर्वाचन आयोग के आयुक्त, इन सबको किनसे वेतन मिलता है? संचित निधि से। सभी को संचित निधि से मिलता है। ठीक है, तो ये वेतन बढ़ाने का अधिकार किसमें है? संसद में। संसद में क्या लाते हैं? प्रस्ताव लाते हैं, प्रस्ताव पास होता है तो वेतन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए
भारत की उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? बताइए, स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? मतलब भैया उसके फ्रीडम की रक्षा के लिए। ठीक, चलिए देखिए क्या क्या स्वतंत्रता को बचाने के लिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीशों से विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है ना। अगर आपको पता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है? जो जो न्यायाधीश सबसे सीनियर हो सुप्रीम कोर्ट में, जो न्यायाधीश सबसे सीनियर हो उसको क्या बना देंगे? मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो और न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, कहां? सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां कॉलेजियम सिस्टम है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो कॉलेजियम सिस्टम से क्या करता है? पहले डिस्कस करेगा। तो वही चीज है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को किससे? भारत के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम सिस्टम से क्या करना पड़ेगा? विचार विमर्श करना पड़ेगा। ये सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जाता है? नहीं, अभी पढ़े ना, 2/3 बहुमत, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तो वो उससे हटता है। केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं हटाया जा सकता भैया, तो ये गलत हो गया। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है ना, जिस पर मतदान नहीं देना होता। ठीक है, अब हर साल हर महीने वेतन देना है, तो हर महीने वेतन देने के लिए क्या वोटिंग करेंगे? क्या नहीं। भारित व्यय मतलब संचित निधि पर भारित व्यय, वेटेज एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस के लिए वोटिंग नहीं होगा, वो हर महीने होने वाला एक्सपेंसेस है। ठीक है, और बाकी जो एक्सपेंसेस है उसके लिए क्या होता है? वोटिंग होता है। अब एक चीज बताओ, हर महीना तो वेतन देना है, आपको पता है संचित निधि से पैसा लगाने निकालने के लिए वोटिंग करना पड़ता है, विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। तो भैया हर महीने पेमेंट देना है, तो क्या हर महीने संसद में बैठ के वोटिंग ही करते रहेंगे? क्या नहीं। तो कुछ व्यय को परमानेंट भारित वेटेज दे दिया गया है कि इसके लिए वोटिंग नहीं करनी है, ये व्यय ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वेतन और भत्ते वाले हैं, ये तो लीगल चल ही रहे हैं। ठीक है, ये पैसा सरकार को नहीं मिल रहा है, ये तो वेतन और भत्तों में जा रहा है। तो उसको क्या करते हैं? उसके लिए वोटिंग नहीं होता, उसको बोलते हैं वेटेज व्यय, भारित व्यय, जो होंगे पर जिसके लिए वोटिंग नहीं करना है ना। तो वही चीज बोल रहा है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है। ठीक है, जिस पर विधानमंडल को मत नहीं देना होता, वोटिंग से पैसा नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वेटेज है, ऑलरेडी भारित है। भारित मतलब उसके लिए वोटिंग नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद निकल जाएगा पैसा। तो ये भी सही है ना। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्ति सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श कर की जाती नहीं की जाती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन ए, 1 और 3। ऑप्शन ए, 1 और 3 होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। ऑप्शन ए, 1 और 3। चलिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते, कहां वकालत कर सकते हैं? बताइए। केवल सर्वोच्च न्यायालय में? नहीं। केवल उच्च न्यायालय में? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में? नहीं। किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हाई कोर्ट का हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। हाई कोर्ट का जज अगर रिटायर होता है तो वो जिस हाई कोर्ट से रिटायर हुआ है उसको छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज है, बहुत बड़ा आदमी हो जाता है ना भैया, सब उसके नीचे काम किए हुए हैं। अब वो कहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने जाएगा तो आदमी वैसे ही उसको क्या हो जाएगा? बाइज्ड हो जाएगा, उसके तरफ झुक जाएगा। अरे जज साहब है, जज साहब का काम है, जल्दी कर दो। एक प्रभाव पड़ेगा ना भाई, इतना बड़ा अधिकारी तुम्हारे यहां आया है, भले रिटायर हो गया लेकिन वो था तो अधिकारी। तो उससे क्या होगा? न्याय व्यवस्था इफेक्ट होने लगेगी, निष्पक्ष न्याय नहीं होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आदमी रिटायर हुआ मतलब रिटायर, काम खत्म। वो न्याय व्यवस्था में कोई काम नहीं करेगा, ना सरकार के अधीन कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, वो किसी संस्था या उसका परामर्श वाला सदस्य बन सकता
है ना, किसी ट्रिब्यूनल का सदस्य बन सकता है, लेकिन कोई सरकारी काम नौकरी नहीं कर पाएगा, ना ही वो वकालत कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जज है, आधा ज्यादा कानून तो वो जान रहा है, उसको पता है कैसे डिसीजन आने वाला है, और उसको देख के उसके नीचे वाले जज तो वैसे ही बाइस्ड हो जाएंगे, वैसे ही प्रभावित हो जाएंगे, तो न्याय व्यवस्था क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिटायर होता है तो कहीं भी भारत के किसी भी कोने में वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मान लो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कार्यवाहक न्यायाधीश को कौन चुनता है, बताइए। ठीक है, इसको भी कौन चुनेगा जी? राष्ट्रपति ही चुनेगा। कौन चुनेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वह अपने कर्तव्य को क्या निर्वहन करने में असफल हो। ठीक है, अब वो छुट्टी पे गया है, कौन? मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पे गया, कहीं गया, तो किसी एक को टेम्परेरी मुख्य न्यायाधीश बना के जाएगा, पर उसको भी कौन बनाएगा? राष्ट्रपति ही बनाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। सॉरी, क्या लिखा है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कब होती है पूछ रहा है। तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक न्यायाधीश, है ना। पहले ये जान लो तदर्थ न्यायाधीश होता क्या है। अब मान लो सर्वोच्च न्यायालय में जज की कमी हो गई, सर्वोच्च न्यायालय में जज की कमी हो गई है ना, कोरम पूरा नहीं हो रहा है। अब मान लो संविधान पर किसी विषय पर चर्चा करनी है तो मिनिमम जज कितने होने चाहिए? 5। संविधान के किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो मिनिमम जज कितने होने चाहिए? 5। इसको हमेशा ऑड संख्या में इसलिए लिया जाता है ताकि डिसीजन निकल के आए। अगर 4 जज रखेंगे, 2 हाँ बोल दिए 2 ना, तो फिर डिसीजन नहीं हो पाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमेशा ऑड संख्या में रखा जाता है ताकि डिसीजन निकल के आए, एक तरफ 3 एक तरफ 2, 3 वाले जीत जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय में जब न्यायाधीश की कमी हो जाती, कोरम पूरा नहीं हो पाता, अब मान लो संविधान के किसी मैटर पर अपने को डिस्कशन करना है या उसके ऊपर डिसीजन लेना है, तो मिनिमम न्यायाधीश कितने चाहिए? 5 चाहिए, अपने पास 4 ही है तो एक न्यायाधीश और चाहिए। तो उस समय जो टेम्परेरी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी उसको बोलेंगे तदर्थ न्यायाधीश। उस समय जो टेम्परेरी न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी तो उसको बोलेंगे तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक न्यायाधीश। ठीक है, एडहॉक न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति नियुक्ति करते समय जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी सलाह करेगा, और जहां वो उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश रहा होगा, जिस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में लाना है उससे पहले वो किसी ना किसी उच्च न्यायालय में काम कर रहा होगा, तो वहां के भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करेगा, बात करेगा कि इस आदमी को नियुक्त किया जाए कि नहीं किया जाए। तब राष्ट्रपति क्या करता है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कब? जब न्यायाधीश की कमी हो जाती, कहां? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब देखते हैं नियुक्ति होती है। कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, नहीं। ठीक है, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, देख लीजिए, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, नहीं। ठीक है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण विधि होती, नहीं। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम नहीं होता। अगर किसी सत्र को चालू करना है और जितने न्यायाधीश चाहिए उतने न्यायाधीश है नहीं, तब क्या करेंगे? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। जितने लोग चाहिए उतने नहीं है तो क्या करेंगे? तदर्थ न्यायाधीश। अब भैया क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर चाहिए, 10 ही है तो क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा प्लेयर बुलाते हैं ना, वही चीज है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं ये कि ऐसा होता है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती? जब जितने चाहिए कोरम में उतने लोग ना हो, और इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किससे सलाह करके? मुख्य न्यायाधीश से, और जिस हाई कोर्ट से उस न्यायाधीश को ला रहे हैं उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी। तो ऑप्शन होगा डी। ये आपका सेशन चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय का। बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
पसंद आ रहे होंगे और आपका पूरा टॉपिक भी रिवाइज हो रहा होगा। अभी वर्तमान में हमारी संस्था द्वारा एडीओ का भी कोर्स लॉन्च किया गया है, उसके संबंध में पंचायती राज व्यवस्था की भी क्लास शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द, और मुझे लगता है कि हम साथ मिलकर जरूर कुछ अच्छा करेंगे। दोस्तों, अफवाहों से दूर रहे, अपनी तैयारी को पुख्ता करें, क्योंकि पढ़ना तो है, वैकेंसी आएगी ये भी है, ठीक है, देर से आएगी जल्दी आएगी ये नहीं पता, लेकिन वैकेंसी आएगी, ज्यादा आएगी कम आएगी ये भी नहीं पता, लेकिन वैकेंसी आएगी। तो तैयारी रखिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं एग्जाम के समय केवल रिवीजन होता है, ठीक है, एग्जाम के समय केवल रिवीजन होता है ना। पढ़ाई कब होती, जब एग्जाम ना हो। तो आपके पास अभी भी बहुत से एग्जाम के लिए समय है, पढ़िए, है ना। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो और जो भी जरूरी कंटेंट है आपको मिलते रहे, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए। धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।